गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी हैव डिस्कस ए टॉपिक इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन टॉपिक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेशन। आज जो इन्फ्लेशन से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, वो सारे के सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इन्फ्लेशन से रिलेटेड जो जो टर्म होंगी, पहले उन्हें देखते हैं कौन कौन से टर्म है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। जो इन्फ्लेशन के डेफिनेशन देखेंगे, जो आज हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं, पहले वो चीज देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस करना है इस टॉपिक में। सबसे पहले देखना डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, उसके बाद जो स्टेज है इन्फ्लेशन की, कौन कौन सी स्टेज इन्फ्लेशन की होती है, वो सारी स्टेज पे हम काम करेंगे। उसके बाद है किस कोज की वजह से जो हमारी मार्केट में, जो हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता, उसके रीजन क्या है वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद फोर्थ नंबर होगा टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो कितने टाइप का है, वो सारे टाइप आज हमने डिस्कस करने हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन आता है उसके क्या क्या आपके मार्केट में इफेक्ट होंगे, जो हमारी इकोनॉमी है उसमें क्या इफेक्ट दिखाई देंगे, उसके बारे में डिस्कस करना। उसके बाद में जो उसका मेजरमेंट है, मेजरमेंट हम किस चीज से करते हैं, इसके मेजरमेंट के स्केल है, उनके बारे में भी हमने डिस्कस करना है। उसके बाद में हमने देखना हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की कौन कौन सी स्टेज है उसके बाद में डिस्कस करना। उसके बाद में डिस इन्फ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन क्या है उसके बारे में देखना। उसके बाद री इन्फ्लेशन, उसके बाद रिसेशन। ये स्टैगफ्लेशन था ना कि ये कौन सा आपका स्टैगफ्लेशन। इन सारे टर्म के बारे में आज हमने डिस्कस करना। इन्फ्लेशन क्या है, आप देखते हो जनरल लेवल पे जो पहले प्राइस थे और जो आज प्राइस है, पहले के प्राइस में और आज के प्राइस में जो हम कंपैरिजन करते हैं, जो महंगाई आज के टाइम में हम देखते हैं, वही क्या कहलाता है जनरल लेवल पे एक तरह से इन्फ्लेशन। जैसे मान के चलिए पहले पेट्रोल का प्राइस कितना था, 5 साल पहले मान लेते हैं 60 रुपए लीटर था, बट आज पेट्रोल का प्राइस कितना है आपका 100 रुपए लीटर है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं 1 लीटर दूध की जो कॉस्ट पहले कितनी थी, 40 रुपए लीटर थी, आज 1 किलो दूध कितने का आता है आपका 70 रुपए का। इसी तरह से जनरली बात करते हैं, पहले 1 किलो आटा कितने का था 25 रुपए का, आज 1 किलो आटा कितने का आता है आपका 40 रुपए का। तो धीरे धीरे करके हम देखते हैं जो हमारी गुड्स एंड सर्विस की जो पहले कॉस्ट थी और जो आज कॉस्ट है, वो धीरे धीरे करके क्या होनी शुरू हुई, आपकी बढ़नी शुरू हो गई। और इस बढ़ी हुई कॉस्ट को ही क्या कहा जाता है, एक तरह से इन्फ्लेशन। जो गुड्स और सर्विस की कॉस्ट पहले थी और जो आज की कॉस्ट है, उन चीजों में हम जो डिफरेंस देखते हैं, जो कॉस्ट में बढ़ा हुआ दाम देखते हैं, वही एक तरह से क्या कहलाता है आपका इन्फ्लेशन। अब बात करते हैं, पहला देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, इस पर डिस्कस करना। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है आपका, डेफिनेशन की बात करते हैं इन्फ्लेशन की। जो डेफिनेशन है इन्फ्लेशन की, डेफिनेशन क्या, यहां से देखते हैं, ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जो जनरल लेवल पर जो पहले चीजों का मूल्य था, जो प्राइस था, और जो प्राइस आज है, उनका जो डिफरेंस है, एक तरह से क्या कहलाएगा आपका इन्फ्लेशन। सेकंड बात करते हैं, ए सस्टेन्ड राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। इसके बाद देखते हैं परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब धीरे धीरे इंक्रीजिंग इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जो हमारा मार्केट में गुड्स एंड सर्विस का प्राइस धीरे धीरे, इसका मीनिंग क्या होता है, परसिस्टेंट का मतलब धीरे धीरे करके जो चीजों की हमारी कॉस्ट बढ़ रही है, उसे भी क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन। इसके बाद डिस्कस करते हैं लेवल ऑफ प्राइस इज एन इकोनॉमी दैट इज सस्टेन्ड ओवर ए टाइम। एक ओवर ए टाइम के बाद जो चीजों का प्राइस आपका इंक्रीज होता, वो क्या कहलाएगा आपका इन्फ्लेशन। इसके बाद है राइजिंग प्राइस अक्रॉस बॉर्डर इन द इन्फ्लेशन। अक्रॉस बॉर्डर भी चीजों का कॉस्ट आपकी बढ़ रही, तो उस चीज को भी क्या कहा जाएगा आपका इन्फ्लेशन। बट हम डेफिनेशन की बात करते हैं, ये सबसे आसान सी डेफिनेशन है, ए राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। जो आपके प्राइस है वो धीरे धीरे करके आपकी पॉकेट पे असर डालते हैं, लेकिन आपको महसूस नहीं होता, और एक सर्टेन टाइम के बाद आप चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो आपकी पॉकेट पे खर्चा बढ़ चुका होता, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी आपकी, एक तरह से इन्फ्लेशन। अब एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, क्या है, हम बात कर रहे हैं कोज ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन आता है उसके रीजन क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो ये है आपका कोज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के रीजन क्या क्या हो सकते हैं, हम देखते हैं महंगाई बढ़ती क्यों है, उसके रीजन क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका यहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, फर्स्ट वन डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और सेकंड कौन सा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
डिस्कस करेंगे पहले डिमांड पुल इन्फ्लेशन से मीनिंग क्या निकलता। जैसे मान के चलिए मार्केट में चीजों की आपकी डिमांड बढ़नी शुरू हो जाए और जो उसकी सप्लाई थी वो कांस्टेंट है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, मान के चलिए जो पहले एक मंडी है, मंडी में मान के चलो हमारी 1 टन प्याज की रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 1 टन प्याज की रिक्वायरमेंट है, बट अचानक हम देखते हैं मार्केट में चीजें बढ़नी शुरू हो गई, चीजें परचेजिंग पावर आपकी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, तो वो जो इन्फ्लेशन आएगा उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आपका आता तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाएगा, आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सच एज एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान के चलिए डिमांड चीजों की बढ़ेगी कब, जैसे मान के चलते हैं हमारी सैलरी इंक्रीज हो गई, और सैलरी इंक्रीज होगी तो वो पैसा हम लेके कहाँ जाएंगे, एक तरह से मार्केट में। जब मार्केट में लेके जाएंगे तो हम चीजें एक्स्ट्रा परचेज करेंगे, जो चीजें हमारी रिक्वायर्ड थी उन चीजों को भी परचेज करते हैं, और कुछ अननेसेसरी चीज भी हम क्या कर लेते हैं, परचेज करते हैं। सप्लाई कैसी है आपकी कांस्टेंट, और उस केस में आपकी डिमांड बढ़ी तो उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाएगा, एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है, जैसे मान के चलिए 100 टन की प्याज की रिक्वायरमेंट है मंडी में, बट किसी वजह से उस दिन प्याज मार्केट में कितनी प्याज आपकी रिक्वायर्ड हुई, 500 टन। रिक्वायरमेंट कितने की है आपकी, 1000 टन की, बट मंडी में प्याज कितनी आई आपकी, 500 टन। जो 500 टन जो कम प्याज आई है, जो पैसा ज्यादा पेड करेगा उसकी डिमांड कैसी होगी आपकी, ज्यादा। तो वो जो इन्फ्लेशन होगा वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा, आपका डिमांड पुल। इसके बाद है कॉस्ट पुश। कॉस्ट पुश से मीनिंग क्या निकलता, जैसे मान के चलिए जो पहले आपका रॉ मटेरियल था, एक पानी की बोतल मान के चलते हैं, ये पानी की बोतल है आपकी, ये पानी की बोतल है, अगर ये आज कितने की मिलती है आपकी, 20 रुपए की है किल्ली की बोतल। अगर जनरली हम बात करते हैं इस बोतल की जो इनिशियल कॉस्ट थी, कॉस्ट कॉस्ट किस तरह से बढ़ सकती है, आपकी लेबर कॉस्ट इस पर इंक्रीज हुई, कॉस्ट कॉस्ट उससे मतलब निकलता जो पहले इसका रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल आपका महंगा हुआ, उसके बाद लेबर महंगी हो गई, उसके बाद इसका रेंट महंगा हुआ, तो इस वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। दोनों चीजें क्लियर हुई। डिमांड पुल से मीनिंग क्या निकलता, जो डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आएगा उस इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो कॉस्ट इनिशियल कॉस्ट बढ़ने से, जैसे मैंने कहा रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, सेकंड लेबर की कॉस्ट बढ़ी, थर्ड वन रेंट की कॉस्ट बढ़ी, तो इसकी वजह से जो चीजें महंगाई होंगी, जैसे पानी की बोतल थी मैंने कहा ये आपकी कितने की, आपकी 20 रुपीज की, बट चीजें अगर इस पे बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो हम इसे कितने की कर देंगे, मान के चलिए महंगाई हो जाएगी, और इस महंगाई को क्या कहा जाता है, एक तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके बाद और देखते हैं, इसके बाद क्या था, इफेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन आएगा तो उसके इफेक्ट किस तरह के होंगे, अगर इन्फ्लेशन आपका आएगा तो उसके इफेक्ट हमारी सोसाइटी पे, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे देश पे क्या क्या पड़ते हैं, ये कहते हैं जो इन्फ्लेशन है वो दोनों तरह से होता है, एक पॉजिटिव इन्फ्लेशन होता है और सेकंड कौन सा होता है, आपका निगेटिव इन्फ्लेशन। इसकी बात करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह से रोल प्ले करता है। मार्केट में इन्फ्लेशन का होना भी जरूरी है। मान के चलिए अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट तक है तो वो इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा इन्फ्लेशन माना जाता। उसके बाद है ऑन क्रेडिटर एंड डेटर, उसके बाद है बिजनेस कम्युनिटी, उसके बाद इस पर कॉमन पीपल पर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद फार्मर, उसके बाद ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपका इन्फ्लेशन आपका इंक्रीज होगा, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता तो इन सारी चीजों पर कैसा इफेक्ट दिखाई देगा, आपका ये इफेक्ट होगा। उसके बाद डिस्कस करते हैं हम बेस ऑफ इफेक्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का जो हम मेजरमेंट करते हैं वो किस तरह से करते हैं, मान के चलिए इसका जो फॉर्मूला करंट इन्फ्लेशन, फर्स्टली क्या रखेंगे, करंट प्राइस ऑफ इंडेक्स, सेकंड बेस ईयर। मान के चलिए जो करंट गुड्स का प्राइस चल रहा है, हम मान लेते हैं 1 लीटर जो दूध है उसकी कॉस्ट आज कितनी है, 70 रुपीज लीटर है। बेस ईयर मान लेते हैं 2012, अगर 2012 में इसकी कॉस्ट कितनी थी 1 लीटर दूध की, 40 रुपीज, और बेस ईयर और डिवाइड किससे कर दिया जाए, बेस ईयर से 40 से, और मल्टीप्लाई बाई 100। जो इन्फ्लेशन आएगा वो इन्फ्लेशन आपका दिखाई देगा। यहां से बचता कितना आपका 30/40
मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना होगा आपका, और 25 या 75। तो ये जो इन्फ्लेशन आया बेस ईयर से अगर हम कंपैरिजन कर दें तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ आपका, 75% इंक्रीज हुआ। आप देख रहे हो यहां से कितना इंक्रीज हुआ आपका, 75% यहां क्या हुआ आपका इंक्रीमेंट। तो इसके बाद और देखते हैं, ये इन्फ्लेशन का फॉर्मूला था। अब बात करते हैं इन्फ्लेशन में जो मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट हम किस किस चीज से करते हैं इन्फ्लेशन का। फर्स्ट वन क्या है आपका, जो मेजरमेंट करने का स्केल है, ये कौन सा आपका डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म है होलसेल प्राइस इंडेक्स। कई बार पूछा जाता है डब्ल्यूपीआई की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, होलसेल होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसका जो बेस ईयर है, बेस ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर क्या है, वो कितना है आपका 2011 एंड 12। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टोटल नंबर ऑफ आइटम डब्ल्यूपीआई में जो रखे गए हैं वो कितने हैं आपके 697। टोटल नंबर ऑफ आइटम डब्ल्यूपीआई में कितने हैं आपके 697। सीपीआई की बात करते हैं, सीपीआई का जो बेस ईयर है, सीपीआई से मीनिंग निकलता कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहां जो मेजरमेंट होता होल चीजों पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सी की बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, इंडिविजुअल गुड्स पे आपका मेजरमेंट किया जाएगा। यहाँ जो मेजरमेंट होगा किस पे होगा आपका, इंडिविजुअल गुड्स पे हम मेजरमेंट करते हैं, और यहाँ कंबाइंड जो गुड्स होंगे उन पे हम मेजरमेंट करेंगे। इसका में जो ये पूछा जाता है आपका सीपीआई, सीपीआई यूएनएमई, इसके फुल फॉर्म है अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयमेंट। इसके बाद सेकंड आपका सीपीआई एएल, सीपीआई एएल से मीनिंग निकलता, सीपीआई एएल से मीनिंग निकलता आपका, सीपीआई एएल से मीनिंग निकलता एग्रीकल्चर लेबर। उसके बाद है सीपीआई आरएल, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर। उसके बाद है आपका सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर। इसके बाद बात करते हैं बेस ईयर, ये कौन सा आपका थर्ड वन आईआईपी, ये कौन सा, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 890। टोटल नंबर ऑफ आइटम इसमें कितने हैं आपके 890, 809 टोटल नंबर ऑफ आइटम है। इसके बाद देखते हैं मेजरमेंट टू कंट्रोल। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उसे कंट्रोल करने के, अगर इन्फ्लेशन मार्केट में है, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो उससे कंट्रोल करने के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में डिस्कस करना। फर्स्ट वन कौन सा, मॉनेटरी मेजरमेंट। मॉनेटरी मेजरमेंट में सरकार क्या करती है, जो हमारी आरबीआई है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इन्हें इंक्रीज करेगी। एसएलआर आपकी इंक्रीज करती है, सीआरआर इंक्रीज या डिक्रीज किया जाएगा। अगर हमारा इन्फ्लेशन है तो उन्हें क्या करा जाना आपका, एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या किए जाएंगे आपके, इंक्रीमेंट किए जाएंगे। तो वो कौन सा हो जाएगा आपका मॉनेटरी मेजरमेंट। इसमें क्या होगा, क्रेडिट कंट्रोल, जो मार्केट में मनी का फ्लो है सरकार उसे क्या करेगी, एक तरह से कंट्रोल करेगी। और कंट्रोल किस किस तरह से करती है, उसके पॉलिसी रेट होते हैं। कौन से रेट, कौन से रेट, पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट से उन्हें क्या किया जाएगा आपका कंट्रोल। तो ये कौन से हो जाएंगे मेजरमेंट, मॉनेटरी मेजरमेंट। इसमें करेंसी, इशू ऑफ न्यू करेंसी, ओल्ड करेंसी, जो ओल्ड करेंसी है उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाना आपका, न्यू करेंसी से। इस पर थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं मॉनेटरी पॉलिसी से किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई उस पर पॉलिसी डिजाइन करती है, और जो पॉलिसी डिजाइन करती है उन्हें क्या कहा जाता है आपका पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट आपके क्या किए जाने होते हैं, आपके इंक्रीज किए जाएंगे अगर आपको मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। सेकंड मेजरमेंट क्या, फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट कौन बनाता, ये कौन बनाती है, मॉनेटरी ये बनाती है। कौन पॉलिसी बनाती है आपकी, आरबीआई पॉलिसी बनाएगी। और ये कौन पॉलिसी बनाता है, फिजिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट किस तरह से कंट्रोल करती है, रिडक्शन ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। पहले क्या करेगी सरकार, जो उसके अननेसेसरी एक्सपेंडिचर उन पे कंट्रोल करना। सेकंड, इंक्रीज इन टैक्स, जो टैक्स लेवल है टैक्स में क्या करेगी, वो इंक्रीमेंट करेगी। जैसे मान के चलिए पहले लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अगर पैसा ज्यादा है तो उस चीज को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग सरकार ने क्या कर दिया, इनकम टैक्स इंपोज कर दिया। और इनकम टैक्स इंपोज कर दिया तो जो एम्प्लॉय है उनके पास पैसा कम जाएगा। वो पैसा कहाँ चला जाएगा, एक तरह से सरकार के पास में। अगर पैसा सरकार के पास चला जाएगा तो वो पैसा मार्केट में नहीं जाएगा। अगर मार्केट में पैसा नहीं जाएगा तो लोग परचेजिंग कम करेंगे, और परचेजिंग कम करेंगे तो एक तरह से इन्फ्लेशन क्या होगा आपका, कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद अदर मेजरमेंट में कौन कौन से, इंक्रीज प्रोडक्शन, इंक्रीज प्रोडक्शन। सेकंड क्या कौन सा, रेशनल वेज,
पॉलिसी, रेशनल वेज पॉलिसी, उसके बाद है प्राइस कंट्रोल और उसके बाद है राशनिंग। ये सारे चीजें क्या है आपके, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो उसे कंट्रोल करने के क्या है आपके मेजरमेंट है, कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट एक तरह से कह सकते हैं। इसके बाद है जैसे हमने डिस्कस किया था, इसके बाद कौन सा आपका बोटल नेक इन्फ्लेशन। ये कौन सा इन्फ्लेशन है, बोटल नेक इन्फ्लेशन। दिस इन्फ्लेशन टेक प्लेस व्हेन द सप्लाई फॉल्स ड्रास्टिकली। इसमें ये किस तरह का इन्फ्लेशन है, जो आपकी सप्लाई है वो एकदम से रुक जाए, तो ऐसे इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है आपका बॉटल नेक इन्फ्लेशन। जो आपकी सप्लाई रेगुलर बेस पे चल रही थी और एकदम से जैसे तुरंत सप्लाई रुक जाती है, तो इस लेवल के इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है, एक तरह से बॉटल नेक इन्फ्लेशन। इसके बाद इन्फ्लेशन का जस्ट रिवर्स क्या है आपका डी इन्फ्लेशन। मींस डी इन्फ्लेशन इज ए जनरल डिक्लाइन ऑफ द प्राइस एंड गुड्स एंड सर्विस। जो जनरल लेवल पे आपका प्राइस गुड्स एंड सर्विस का था वो क्या हो जाए आपका तुरंत धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है आपका डी इन्फ्लेशन। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग जो ट्रिपल डिजिट में जो इन्फ्लेशन आपका स्विच करता है एक तरह से, जैसे जनरली बात करते हैं, आपने देखा होगा एक कंट्री है जिसका नाम है आपका वेनेजुला, एक है जिम्बाब्वे, एक कंट्री था आपका जर्मनी। ये तीन कंट्री में आपका कौन सा इन्फ्लेशन देखा गया, आपका हाइपर इन्फ्लेशन। अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा जिम्बाब्वे, वेनेजुला। अगर वेनेजुला की या जिम्बाब्वे की मैं बात करता हूं, आप 1-1 लाख रुपए लेके जाया करते थे और 1 किलो टमाटर 1 किलो प्याज आप परचेज करते थे। ये कंडीशन थी किसकी, हाइपर इन्फ्लेशन की। तो इसमें तीन कंट्री जैसे मैंने बताया, पहला कौन सा आपका जर्मनी, फर्स्ट जर्मनी, सेकंड कौन सा वेनेजुला, थर्ड कौन सा आपका जिम्बाब्वे। इन तीनों कंट्री में आपकी कौन सी सिचुएशन देखने के लिए मिली है, आपकी हाइपर इन्फ्लेशन। बात करते हैं, इन्फ्लेशन इज नॉट ओनली रेंज of increasing is very large, but the increase take place in a very short span of time. Price to shoot up overnight. एक ओवरनाइट में आपके प्राइस पहले कितने थे, 10 रुपए थे, एक ओवरनाइट में कितने हो गए, 1000 रुपए। तो इस तरह की जो इन्फ्लेशन दिखाई देता, इन तीन कंट्री का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिम्बाब्वे, वेनेजुला और जर्मनी। इन तीनों कंट्री में किस तरह का इन्फ्लेशन था, आपका हाइपर इन्फ्लेशन। इसके बाद बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, फ्लिप कर्व क्या है। फ्लिप कर्व में हम देखते हैं, ये क्या है आपका इन्फ्लेशन है, ये क्या किसका रेट है आपका इन्फ्लेशन। अगर आपका इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का कैसा रिलेशन है, आपका किस तरह का रिलेशन है। जैसे मैंने कहा इन्फ्लेशन आपका मार्केट में बढ़ना शुरू हुआ, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होगा, आपका कम होगा। फ्लिप कर्व क्या बताता है आपका, अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता, अगर इन्फ्लेशन बढ़ने का रीजन क्या होगा, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो उससे क्या करेंगे, हम एम्प्लॉय हायर करेंगे। एम्प्लॉय हायर करेंगे किस वजह से करेंगे, क्योंकि हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, लेबर। अगर लेबर चाहिए तो वहां से हमें क्या होगा, आपका एम्प्लॉय। तो इससे क्या होगा, फ्लिप कर्व ये बताता कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा। बस यही दिखाता फ्लिप कर्व। यहां से देख लेते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड हायर द इन्फ्लेशन लोअर द अनएम्प्लॉयमेंट। अगर इन्फ्लेशन हाई होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, आपका कम होगा। इस चीज को डिफाइन करना। उसके बाद देखते हैं, री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। री इन्फ्लेशन इज द एक्ट स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी बाय द इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई और बाय द रिडक्शन टैक्सेस सीकिंग to bringing of economy specify the price level back up the long term following dip in the business cycle। ये कहते हैं इसमें क्या होगा आपका री इन्फ्लेशन। री इन्फ्लेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग इकोनॉमी बाय द इंक्रीजिंग द इकोनॉमी सप्लाई। इसके बाद है रिसेशन। रिसेशन क्या है, जैसे मान के चलिए आपका डी इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है। ए रिसेशन इज द सिग्निफिकेंट डिक्लाइन द इकोनॉमिक एक्टिविटी गोज फॉर द मोर देन फ्यू मंथ। जैसे मान के चलिए आपका इन्फ्लेशन आया, उसके बाद क्या हुआ, डिफ्लेशन हुआ। डिफ्लेशन कुछ महीने से ज्यादा अगर आपको दिखाई देता तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एक तरह से
रिसेशन कहा जाएगा। अगर इन्फ्लेशन है, डिफ्लेशन है, डिफ्लेशन 1 महीने या 3 महीने से आपको ज्यादा दिखाई देता तो उस कंडीशन का कहा जाएगा एक तरह से रिसेशन। नेक्स्ट देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। अब इस पर जो हम करने हैं क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो क्वेश्चन आंसर करने हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्टली बात करते हैं, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन मनी सप्लाई आर इंक्रीज। अगर इन्फ्लेशन के टाइम पे मनी की सप्लाई इंक्रीज होगी, डेफिनेटली इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड क्या, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन मनी सप्लाई डिक्रीज। नहीं, मनी की सप्लाई डिक्रीज नहीं होती इन्फ्लेशन के टाइम पे, मनी की सप्लाई क्या होगी आपकी, बढ़ जानी होती है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी इंक्रीज। परचेजिंग पावर इंक्रीज नहीं होती, मनी की जो वैल्यू है गुड्स के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी आपके, डाउन हो जानी होती है। जैसे मान के चलिए ये पेन, मेरे पास मान के चलिए 100 रुपीज का पेन आता, अगर ये पेन 200 का हो जाए तो पेन तो आपका सेम रहा, बट इस पेन की कॉस्ट पहले 100 थी, अब कितनी हो चुकी है आपकी 200। तो 100 रुपीज मुझे ज्यादा पेड करने पड़े किसके कंपैरिजन में, इस पेन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी क्या होती है आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज। परचेजिंग पावर किसी भी चीज के इन्फ्लेशन के टाइम पे वो क्या होती है, पैसा आपको ज्यादा पेड करना पड़ता और गुड्स पहले के कंपैरिजन में उतनी ही मिलती है जितनी पहले मिला करती थी। तो इस केस में हम देखते हैं जो परचेजिंग पावर ऑफ गुड्स है वो क्या होगी आपके, डाउन हो जानी होती है। तो ये भी गलत हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी आर डिक्रीज, ये बिल्कुल सही है। परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, ना कि इंक्रीज। तो यहाँ से ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ कौन सा हो जाएगा सही, सेकंड एंड फोर्थ दोनों सही हो जाएंगे यहां से। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी आर्टिकल इंक्लूड डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितनी है आपके, ये बताना। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है डब्ल्यूपीआई में आपके, डब्ल्यूपीआई में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल है 697, ये हमने डिस्कस भी किया था। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल डब्ल्यूपीआई में, डब्ल्यूपीआई में जो हम मेजरमेंट करते हैं वो होलसेल में, एक तरह से इंडिविजुअल गुड्स का प्राइस कंसीडर नहीं करते, पूरे होलसेल में हम क्या करते हैं, इसका आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हु इशू द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डेटा किसके पास होता है, इसके बारे में क्वेश्चन डिस्कस है। फर्स्ट आरबीआई, आरबीआई के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये बना कब था, 1 अप्रैल 1935 और इसका हेड ऑफिस कहां है आपका, मुंबई। उसके बाद क्या, सीएसओ की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, इसका हेड ऑफिस है आपका कोलकाता, कोलकाता। फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद है एनएसएसओ, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो आंकड़े इशू करता सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से, इसका हेड ऑफिस कहां आपका, कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक ग्रुप आर नॉट इंक्लूड द सीपीआई। सीपीआई जो है इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं करता, सीपीआई की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस की बात करते हैं। इंडिविजुअल गुड्स पे आप क्या निकालते हो, इंडिविजुअल गुड्स पे अगर हम क्या निकालते हैं, महंगाई निकालते हैं, तो वो किससे मेजरमेंट होता है आपका, सीपीआई से। और डब्ल्यूपीआई से किस पे होता है, होलसेल पे, होलसेल पे निकालना होता है। तो इसमें कौन सा नहीं है, सीपीआई एल की फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर, ये हो जाएगी आपकी एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये कौन सी हो जाएगी, एग्रीकल्चर लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, ये कौन सी हो जाएगी आपके, रूरल, रूरल लेबर। उसके बाद हो जाएगी वर्किंग लेबर, वर्किंग लेबर, ये हो जाएगी आपकी यूएनएमई, और ये हो जाएगी आपकी आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्क, NDUS, इंडस्ट्रियल वर्कर, और ये हो जाएगी आपकी। तो इसमें से जो नहीं होगा वो कौन सा आपका, ये हो जाएगा आपका, ये भी होती है आपकी AL, RL, WL, वर्किंग लेबर और IW। तो इसमें कौन सी नहीं होगी आपके, वर्किंग लेबर। आंसर कौन सा होगा आपका, इसका सी हो जाएगा।
इसके बाद है इन इंडिया इन्फ्लेशन डेटा रिलीज द बेस ईयर, जो हमारा डेटा रिलीज किया गया बेस ईयर वो कौन सा है, ये किस तरह से रिलीज किया जाता डेटा, ये किया जाता आपका मंथली। इसके बाद है आपका स्टैगफ्लेशन इज द कंडीशन। स्टैगफ्लेशन कैसी कंडीशन है, स्टैगफ्लेशन में क्या होता है आपका लो लेवल ऑफ, फर्स्ट है हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ये नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा। सेकंड है हाई लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी नहीं होगा। स्टैगफ्लेशन लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यही आपका सही है। लो लेवल ऑफ इन्फ्लेशन एंड लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सही होगा, ये भी गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की बात करते हैं। जो स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन है, स्टेज ऑफ इन्फ्लेशन में फर्स्ट इन्फ्लेशन कौन सा आपका क्रीपिंग। क्रीपिंग जो इन्फ्लेशन है उसकी जो रेंज है वो कितनी है 0 से 3%। उसके बाद कौन सा इन्फ्लेशन है वॉकिंग, वॉकिंग की है 3 to 10%। उसके बाद कौन सा गैलोपिंग, गैलोपिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद आएगा आपका हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। इसमें दिया है क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब जिस तरह से बच्चा रेंगता और स्टार्टिंग की जो फेस होती है उस इन्फ्लेशन को क्या कहा गया आपका क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये हो जाएगा आपका कौन सा मैनेजेबल। सेकंड है हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर की बात करते हैं आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद है टोटरिंग इन्फ्लेशन माइट बी एक्सेलरेट टू गैलोपिंग इन्फ्लेशन। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट का सेकंड, फर्स्ट का सेकंड का, फर्स्ट का क्रीपिंग इन्फ्लेशन मैनेजेबल, फर्स्ट का सेकंड हाइपर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल। क्रीपिंग इन्फ्लेशन, क्रीपिंग, ठीक है ये बिल्कुल सही है ए बी सी फर्स्ट का। फर्स्ट का ये गलत हुआ कुछ, फर्स्ट का ये हो जाएगा, सेकंड का हाइपर आउट ऑफ कंट्रोल, थर्ड का ए हो जाएगा। थर्ड का ए कहाँ है, थर्ड का ए, थर्ड का ए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसका, थर्ड का सी का 1। तो ये फर्स्ट का कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट का थर्ड और इसका ये हो जाएगा। व्हाट इज द टूल ऑफ रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन रेट इन इकोनॉमी। अगर इन्फ्लेशन आपको रिड्यूस करना हो तो उसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन सी पॉलिसी यूज करती है। फर्स्ट वन कौन सा हो जाएगा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी नहीं इसमें फिजिकल पॉलिसी यूज की जाएंगी। और सेकंड कौन सी यूज होती है मॉनेटरी पॉलिसी, जिसका आंसर कौन सा हो जाएगा 2 and 4, सेकंड एंड फोर्थ। इसके बाद है व्हाट इज द करंट बेस ईयर ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर कौन सा था आपका 2012। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज आल्सो नोन एज, ये कैसे कहलाता है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये क्या कहलाता है आपका रूरल इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन, इसका नाम क्या है आपका रिटेल इन्फ्लेशन। इसके बाद नेक्स्ट होगा when the region of inflation increase in labor charges then type of inflation। अगर लेबर चार्ज इन्फ्लेशन में इंक्रीज करते हो तो ये किस टाइप का इन्फ्लेशन होगा आपका कॉस्ट पुश, जिसमें हमने डिस्कस भी किया था। अगर आपके लेबर की कॉस्ट इंक्रीज होगी तो वहां जो इन्फ्लेशन दिखाई देगा वो कौन सा इन्फ्लेशन होगा आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जैसे मैंने कहा था आपकी रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट अगर रेंट महंगा होता तो वो इन्फ्लेशन किस तरह का होता आपका कॉस्ट पुश, कॉस्ट बढ़ी है जिस वजह से आपका क्या हुआ इन्फ्लेशन आया। उसके बाद है इन द फ्लिप कर्व व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा फ्लिप कर्व में, हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। जैसे मैंने कहा था अगर आपका इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो
अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जो भी आंसर है आपका रिलेटेड बिटवीन, रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, नहीं गलत है। रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी गलत है। रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, ये भी नहीं है। रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रेवेन्यू, ये भी नहीं है। रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड बोरोइंग, तो रिलेटेड बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये। इसके बाद है आईआईपी, लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स। आईआईपी किससे रिलेटेड है आपका, आईआईपी इससे हो जाएगा। और इसके बाद है क्वेरी और थैंक क्लास। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर डिस्कस करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक क्लास।